दीक्षित जी आए हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में मेंबर हैं या अध्यक्ष हैं, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन मेंबर आप हैं। और बेसिकली आप लॉ के प्रोफेसर हैं। आपने बीएचयू से एलएलएम करने के बाद रोहेलखंड विश्वविद्यालय से पीएचडी की, और उसके बाद जो है रोहेलखंड में ही उसी अंचल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लॉ की पढ़ाई करवाने लग गए। तो बाद में एक कॉलेज के वहाँ के पीजी कॉलेज जो है वहाँ का, उसके प्रिंसिपल भी आप रहे, और देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में जो है वहाँ के भी आप लॉ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। फिलहाल जो है आप उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के मेंबर हैं। वहाँ के मुरादाबाद के जुवेनाइल जो कोर्ट होता है उसके भी आप मेंबर, एक तरह से जज की तरह से काम करता है। जुवेनाइल के लिए इस तरह के एक्सपर्ट्स लोगों को जज बनाया जाता है, वहाँ भी आपने काम किया है। लॉ के क्षेत्र में, खास करके लीगल राइटिंग के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है। आपने विधि पत्रकारिता पर, लीगल जर्नलिज्म पर किताब लिखी है, लीगल विधि पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से और वाणी प्रकाशन से किताब छपी है। बहुत ही मशहूर, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, किसी ऐसे जानकार के द्वारा जो खुद लिखते भी हों और खुद जो है वो लॉ के प्रोफेसर हों और पत्रकारिता से भी जिनका बड़ा गहरा संबंध है। मेरी जान पहचान एक संपादक के रूप में ही हुई, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल भेजा मेरे पास और मुझे लगा कि तो बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है। तो फिर मैंने उनसे फिर बातचीत करनी शुरू की और निरंतर उनसे लीगल इश्यूज पर लेख लिखवाने शुरू किए। तो इसी तरह से मेरी जान पहचान हुई, और बाद में हमने देखा कि आप तो बहुत इस फील्ड के बहुत माहिर लोगों में से हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर साहब। और हमारे बच्चे निश्चित रूप से आपके इस व्याख्यान से लाभान्वित होंगे, क्योंकि आप व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं आपको कहते हैं, पर भविष्य में भी जब भी आपको हम याद करेंगे तो निश्चित रूप से आप हमारी मदद के लिए आएंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। So nice of you, sir. Thank you very much. ये हमारे रेडियो और टीवी जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं जो खास करके वहाँ टेलीविजन में ज्यादा गड़बड़ियां रहती हैं, गलती करने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, मैं फोकस अपने आप को उधर ही फिर करता हूँ जी, ऐसा कर लेते हैं। बहुत बहुत आभार मेरा, और अभिवादन आप सभी का अभिवादन। आज मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, दोनों में कर लेंगे। ठीक है, दोनों में करते हैं। दरअसल जो हमारे प्रेस की आज़ादी है, इट इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ द एंटायर डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन फैकल्टी, ह्यूमन माइंड फैकल्टी, ह्यूमन ब्रेन फैकल्टी। और वो इसलिए भी कि एक खास बात जो होमोसेपियंस में है, जो बाकी दूसरे एनिमल किंगडम में बाकी दूसरे जितने भी एनिमल्स हैं उनमें नहीं है, जो हमें अलग करता है, वो ये कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं, नंबर एक। नंबर दो, हम एक रेस के रूप में, एक स्पीशीज के रूप में हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, नंबर दो। और तीसरी बात यह कि उस डॉक्यूमेंटेशन का लाभ हर पीढ़ी उसको अपने आप को बेहतर करने के लिए उठाती है। हम आज जिस मुकाम में हैं सिविलाइजेशन के, सभ्यता के, उसमें इसी प्रकार की जो बातचीत हुई है, इसी प्रकार से जो तबादले, मतलब अपने ख्याल एक दूसरे तक पहुंचाए गए हैं, उसकी भूमिका सबसे बड़ी है। बल्कि अगर मुझे असेस करने के लिए कहा जाए कि ये मानव सभ्यता यहाँ तक पहुंचने में एक कोई फैक्टर ऐसा रहा हो जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही हो, तो निश्चित रूप से मैं निसंकोच कहूंगा कि सबसे बड़ी भूमिका इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की रही है। वो इसलिए भी कि अगर मान लीजिए नया आविष्कार भी होता है, अगर साइंटिफिक रिसर्चेज भी होते हैं, तो वो दूसरे तक तभी पहुंच पाएंगे जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जब उसको हम किताब के रूप में लिखते हैं या अन्य किसी प्रकार से उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। उसी तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस में जो हमारा अनुभव होता है, जो हम अपने में बेहतरी करते हैं, वो भी तभी हो पाता है जब हम अपने आप को किसी न किसी माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करने के दोनों हिस्से हैं। मैं अकेले एक्सप्रेस कर लूं या कोई व्यक्ति अकेले अगर उसको एक्सप्रेस करता है तो दैट इज ऑफ नो वैल्यू।
अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, दूसरे व्यक्ति तक जब तक पहुंचता नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया के जितने ममालिक हैं, जहां जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुए, अगर नॉन कोडिफाइड भी रहा जैसे ब्रिटेन में, तो वहां पर भी, और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे पहले बना अमेरिका का, वहां पर भी emphasis was given for freedom of speech and expression, अपने को ही व्यक्त करने का। अच्छा हाँ, एक जो शब्द इस्तेमाल मैंने किया अभी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, इनफैक्ट अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला संविधान रहा, लिखित संविधान रहा हमारे मानव सभ्यता में, उन्होंने उस समय फ्रीडम ऑफ प्रेस शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि वहां पर जो महसूस करता हूं क्या कमी रह गई, या जो हमारे विद्वान संविधान निर्माताओं ने जैसे कैसे जोड़ा उसको। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस शब्द का इस्तेमाल किया, और उसके ऊपर किसी प्रकार की बंदिश की व्यवस्था, रिस्ट्रिक्शन की व्यवस्था नहीं की कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, 1779 के आसपास जब संविधान उनका बन रहा था, तो इतना काफी अनुभव भी नहीं था मानवता के पास कि इन सब तमाम चीजों को लिपिबद्ध कर सके, कोडिफाई कर सके। तो इसलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में पिछले करीब करीब 200 वर्षों में जो डेवलपमेंट हुए, और जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय 1779, हाँ, करीब करीब 20 वर्ष उधर हो गए और 100 इधर हो गए और 47 इधर हो गए। तकरीबन 250 साल या 150 साल के आसपास गुजर चुका था, और तब तक काफी अनुभव हो चुका था। वहां जो दिक्कतें आई मैं उस पर आ रहा हूँ। नंबर एक, फ्रीडम ऑफ प्रेस शब्द का इस्तेमाल किया तो एक्सप्रेशन के बाकी जो हमारे डायमेंशंस हैं, जैसे भाषण दे करके अगर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, किताब लिख करके अगर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, या फॉर दैट मैटर अगर मीडिया जिस रूप में है या जितने डायमेंशंस हैं उसके उस रूप में उसको समाहित करना मुश्किल हो रहा था, तो ये काम कोर्ट्स को करना पड़ा, अदालतों ने किया। दूसरा ये कि चूंकि रिस्ट्रिक्शंस की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं वो फोर्स ही कर पाए थे उस जमाने के लोग, तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा ये काम करना पड़ा। जैसे मैं 1-2-3 उदाहरण बस चलते चर्चा करके आगे बढ़ता हूँ अपने संविधान के ऊपर। जैसे शुरू में उन्होंने ये कहा कि नहीं, देयर कैन नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि इट इज एब्सोल्यूट इन नेचर। बाद में महसूस किया कि नहीं, नथिंग कैन बी एब्सोल्यूट, वी हैव टू बैलेंस social rights with individual rights. Freedom of press being individual right, it is an individual right. और जो सोशल राइट्स है, समाज के अधिकार है कि समाज में अशांति न फैले, समाज में किसी प्रकार के और या राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित रहे, सब तमाम बातें, तो दीज आर सोशल राइट्स। तो दोनों के बीच में बैलेंस रहे, इसके लिए कोर्ट ने तमाम सिद्धांत प्रतिपादित किए। जैसे शुरू के दिनों की बात है, जब अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उस जमाने में जब अखबार धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हुए थे, तो अखबारों ने प्रकाशित करना शुरू किया, तो अमेरिकी सरकार ने बंदिश लगाई, प्रतिबंध लगाया, मामला कोर्ट में गया। तो कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन इजाद की जो था क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, मीनिंग देयर बाय कि अनलेस एंड अनटिल देयर इज क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर ऑन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, नो रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। एक उन्होंने सिद्धांत बनाया, तकरीबन 100 साल पहले की बात। बाद में धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि नहीं, अब उसके बाद 1930s का डिप्रेशन और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब और उसके बाद फिर अचानक सन 45 के आसपास, 40-50 के आसपास, जो पूरे दुनिया में तकरीबन 45 से 50 देश आजाद हुए, तो उनकी अपने अपने इथोस थे, अपनी अपनी सोच थी। उसने एक नया परिवेश तैयार किया। अच्छा, दूसरी बात, सोशल वेलफेयर स्टेट की जरूरियात ने भी एक नया परिवेश तैयार किया। तो उसमें मजबूरन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को, और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत छोटी सी घटना थी, कुछ वो कम्युनिस्ट मित्रों ने अमेरिका में कुछ पैम्पलेट वगैरह छापना शुरू किया। अच्छा, उसको लेकर के काफी उसमें ऐसा कुछ था जैसा वो मानते थे कि भाई ये इंस्टिगेट करता है, वायलेंस को इंस्टिगेट करता है, और वो शक्ति के द्वारा पूरे सत्ता को बदलने का इस तरीके का होता रहता है। मतलब ऐसा सरकार ने महसूस किया, उस पर प्रतिबंध लगने शुरू किए। मामला अदालत के सामने पहुंचा, तो बाकी जगहों पर से वियतनाम युद्ध में तो न्यूयॉर्क टाइम्स के पेपर्स वगैरह पर तो बंदिश नहीं लगी, लेकिन इस मामले में पता नहीं कि मुझे खुद ताज्जुब होता संविधान के विद्यार्थी के रूप में कि इस मामले में कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, किल द सर्पेंट व्हाइल इट इज इन द एग।
द कोर्ट वाज सो स्ट्रिक्ट, सुप्रीम कोर्ट वाज सो स्ट्रिक्ट, कहा कि सपोले को तभी मार डालो जब वो अंडे के अंदर है, क्योंकि एक भी चिंगारी, अगर इस तरह की चिंगारी बाहर फैली तो पूरे समाज को नष्ट करने की क्षमता रखती है, लाइक दैट। इससे हमारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल एक बात अपनी कहना चाहता हूँ कि इट ये जो दिक्कतें हुई, इट वाज सिंपली बिकॉज ऑफ lack of constitutional provisions relating to specific constitutional provisions regarding grounds of restrictions. Had there been grounds of restrictions in their constitution, there would not have been that type of scope for judicial interpretation. अपने यहाँ जब संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने पूरा इतिहास था, तकरीबन 150 बड़े 200 या 200 सालों का, और बखूबी उन्होंने इसका सदुपयोग किया। और कई बार तो मैं पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खुशी से खड़े होते हैं कि लोगों ने कितना गहराई से जाकर के एक एक चीज को ध्यान दिया और बाद में एक दो संशोधन करके उस कभी को पूरी कर ली। हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है ये इस बारे में, प्रेस की आजादी के बारे में, वो है 19(1)A, आर्टिकल 19(1)A में फंडामेंटल राइट के रूप में है। और जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो शब्दावली है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम से है, और चूंकि ये वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम से है, कई बार लोगों की ये चिंता हुई इसको लेकर के। यद्यपि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि इट इज वाइडर कनोटेशन, इन द सेंस दैट इट विल certainly cover freedom of press also, और जो कि in speech and expression other dimensions of our expression are also covered. Say for example, मैं कहीं पर भाषण देता हूँ या मैं फिल्म बना करके उसके माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैं कैरिकेचर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने चित्रों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ, अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ, तो इट इज वेल कवरेबल अंडर आर्टिकल 19(1)A अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे देशों में जैसे जापान ने, बाकी जगहों पर भी इवन इंटरनेशनल जो कवरेंट्स हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स वगैरह में भी प्रेस शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। ब्रिटिशर्स के साथ एक खास बात यह है कि उनके यहाँ चूंकि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा नहीं, अनकोडिफाइड है, तो उन्होंने जरूरत के मुताबिक बहुत अच्छा अपने आप को ढाल लिया। मार्वलस, मतलब इतने अच्छे तरीके से उन्होंने संविधान को बरता है कि ईश्वर करे कि पूरी दुनिया में जितने भी डेमोक्रेट्स हैं उन सबको इसी प्रकार से, दोनों को, जनता को भी और सत्ता को भी, इसी प्रकार से जीने का सलीका आ जाए या रहने का सलीका आ जाए, तमाम चीजें अपने आप ठीक हो जाए। आगे बढ़ता हूँ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से हमें फंडामेंटल राइट दी गई, फंडामेंटल राइट दिया गया आर्टिकल 19(1)A में। हमारे संविधान निर्माता चूंकि दुनिया भर के अनुभवों से ये महसूस करते थे कि नो फंडामेंटल राइट कैन बी एब्सोल्यूट, nothing can be absolute, reason being that we have to balance social interest with individual interest। और इस मामले में उन्होंने किया क्या, लेकिन हाँ ये भी था कि देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्टेट। यहाँ जब मैं स्टेट शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, स्टेट के मायने सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इसमें जो कवरेबल बात चीजें होंगी ऐसी वो हर संस्था जिसको सरकारी अधिकार या राज्य की शक्ति प्राप्त हो और जो बंदिश लगा सकती है, वो सभी स्टेट यहाँ पर स्टेट शब्द में आएंगे। जैसे पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज में सभी कवरेबल हैं इसके अंतर्गत। तो स्टेट के ये हुआ कि ठीक है, स्टेट के पास ताकत तो जरूर हो, लेकिन प्रतिबंधों को लगाने के तौर तरीके पर भी प्रतिबंध लगाया गया। ये हुआ कि इसके ऊपर आप समाज के हित में प्रतिबंध तो लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बट 3 कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। मुझे अच्छा लगता है देख करके कि इतनी प्रिकॉशन, इतनी सावधानी बरती गई कि स्टेट भी मिसयूज न कर सके और इंडिविजुअल का भी ऐसा कुछ ना हो कि वो राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा हो सके। जो इस्तेमाल किया गया 3 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। नंबर 1, restrictions can be imposed only by legislation। I repeat, कानून बना करके ही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरी खास बात इसकी ये है कि कानून बनाने के मतलब ये है कि सिंपल आदेश जारी करके सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं जारी कर सकते, उसके लिए पार्लियामेंट का कानून होना चाहिए।
दूसरा ये कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 6 आधार दिए गए हैं आर्टिकल 19(2) में, जिसके ऊपर की हम लोग चर्चा करेंगे। उन्हीं के ऊपर केवल रिस्ट्रिक्शंस, उन्हीं आधारों पर केवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और तीसरी बात ये कि रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए, युक्त होना चाहिए। मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। जैसे पार्लियामेंट इन केस, मान लीजिए, मैं बिल्कुल ऑड एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स ऑड एग्जांपल्स मेक द थिंग मोर क्लियर। मान लीजिए कोई स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कानून बनाती है कि इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट that no newspaper should be published in next 1 year। से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ऐसा कोई कानून, तो एक शर्त पूरी करता है, कानून बन गया है। दूसरी शर्त पूरी करता है कि उन्होंने बहाना लिया है कि ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है। लेकिन थर्ड जो पैरामीटर है कि इट मस्ट बी रीजनेबल, कि जो प्रतिबंध लगाया गया हो दैट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग डेंजर। जो मौजूदा खतरा हो राष्ट्र के सामने, समाज के सामने, इट शुड बी इन प्रोपोर्शनेट टू। से फॉर एग्जांपल अगर इमरजेंसी है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस, कठोर रिस्ट्रिक्शंस के एक सिद्धांत है पूरे दुनिया में, विजडम के आधार पर प्रतिपादित किया गया है कि मोर वी आर इनसिक्योर्ड लेस विल बी आवर फंडामेंटल राइट्स। इनसिक्योरिटी चाहे जिस किस्म की हो, चाहे वो रोग के आधार पर हो, ये पेंडेमिक के आधार पर हो, चाहे स्टेट की इनसिक्योरिटी के आधार पर हो, या अदरवाइज किसी आधार पर हो, मोर वी आर इनसिक्योर लेस विल बी राइट। तो ये निर्भर करेगा उस समय की परिस्थितियों के ऊपर, और इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार अदालत के पास है। अदालत ये तय करेगी कि वेदर इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल और नॉट। If court feels that this restriction is disproportionate, it is not in proportion to existing danger, in that case it can be declared unconstitutional, and it was declared times and again it was declared unconstitutional। तो ये रीजनेबल होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। दूसरी बात ये कि कानून बनाकर होना चाहिए। और तीसरी बात जिसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वो 7-6 ग्राउंड्स दिए गए हैं, पहले कम थे, बाद में कुछ बढ़ा दिए गए, 2 बढ़ा दिए गए, 6 ग्राउंड्स दिए गए हैं आर्टिकल 19(2) में, जिनके आधार पर वो कसौटी भी पूरी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हम सभी इस बात से सहमत है कि प्रेस की आजादी या कोई भी लिबर्टी तब बचेगी जब राष्ट्र बचेगा। अगर राष्ट्र नहीं है तो कोई लिबर्टी किसी काम की नहीं, किसी की कोई लिबर्टी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो पहली शर्त रखी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज्ड। जो दूसरा ग्राउंड है, दूसरे ग्राउंड को ये था कि ये पहले नहीं था और बाद में जोड़ा गया 62 के युद्ध के बाद, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध। ये बाद में संविधान में संशोधन करके इसलिए जोड़ा गया क्योंकि कई बार ये महसूस किया गया कि जो तमाम उस समय तो प्रिंट, ये आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया में तमाम ऐसी खबरें आती थी कि जो आपके दोस्त हैं, युद्ध के समय आपके दोस्त और आपके दुश्मन बहुत मायने रखते हैं। तो जो हमारे दोस्त हैं, और हो सकता है कि वो दोस्त इतने लिबरल न हो सोच के कि आपके अच्छी निंदा को या अच्छे क्रिटिसिज्म, फेयर क्रिटिसिज्म को भी अच्छे सेंस में ने, तो ये एक रखा गया कि नहीं भाई इस मामले में भी बंदिश लगाई जा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल लगाए जा सकते हैं। अगला है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा के हित में। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि भाई राज्य की सुरक्षा हम किसको मानेंगे? तो राज्य की सुरक्षा के मामले में एक अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कानून के विद्यार्थी के रूप में ये देखना, महसूस करना, अदालतों के निर्णय को देखना कि इस मामले में कोर्ट का इंटरप्रिटेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। दे आर नॉट गिविंग राइट टू ईच एंड एवरीवन, या हर मामले में बहाना सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का बहाना नहीं चलेगा जब तक कि उससे सब्सटेंशियली खतरा न हो राज्य के लिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रसारित करता है ऐसा कोई समाचार जिससे कि पूरे व्यवस्था को, चुनी हुई सरकार को उखाड़ करके फेंकने का आह्वान किया गया, इन दैट केस सर्टेनली इट इज परमिसिबल, और उस पर बंदिश लगाई जा सकती है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अदरवाइज सामान्य परिस्थितियों में, जैसे मैं एक छोटे से 1-2 उदाहरण दे रहा हूँ
ये जब वाकया हुआ था बॉम्बे में जो हमला हुआ था, तो उस मामले में तमाम टेलीविजन चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने कि लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक इसके बारे में मैं आऊंगा अभी कि चूंकि अभी भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके रेगुलेशन की अभी के लिए अभी कोई भी अपने यहाँ कोडिफाइड कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस समय अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर तमाम मीडिया हाउस से ये कह करके कि भाई इसकी वजह से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट प्रभावित हो रही है और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, तो उस पर थोड़ी बंदिशें लगाई जा सकें। लेकिन पूरी दुनिया में अभी ये सब कुछ बिल्कुल साफ नहीं। से एक एग्जांपल आपको दूं मैं, ब्रिटेन का फाकलैंड वार चल रहा था और फाकलैंड वार के समय ये बीबीसी तमाम ऐसी खबरें प्रसारित कर रहा था जिससे कि जो तैयारियां होती थी ब्रिटेन की, वो उन तैयारियों के ऊपर असर पड़ रहा था। वहां के प्रधानमंत्री ने उनसे बीबीसी से कहा कि भाई आपको राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए और उससे हमारी तैयारियों के ऊपर असर पड़ रहा है। मैं एक्सट्रीम वो उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बीबीसी कॉर्पोरेशन के उस समय डायरेक्टर जनरल या जो भी पदनाम है, जो हेड हैं, सीईओ थे, उन्होंने कहा कि शायद मार्garet थैचर साहिबा थी उस समय प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि भाई आप जरा प्लीज कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट आल्सो, गवर्नमेंट आल्सो, नेशन आल्सो। उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रधानमंत्री से अब राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में सीखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उससे दिक्कत क्या हो रही थी कि जो तैयारी वो लोग करते थे और वो प्रसारित कर देते थे और परेशानी होती थी और काफी कैजुअलिटीज भी हुई उसकी वजह से। खैर वो एक्सट्रीम पे था, मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही था, उस पर बंदिश नहीं लग पाई। लोगों ने किया क्या कि ट्रांसमीटर्स इतने पावरफुल किनारे किनारे ऐसे लगा दिए इन्होंने कि वो फ्रीज कर दिया उन्होंने पूरे के पूरे जितने वेव्स थी उन सब वेव्स को फ्रीज करके काम चलाया। लेकिन आई थिंक इट वाज टू मच, उस पर थोड़ा सा होना चाहिए था। तो इट इज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अलावा जो आधार है वो है कि शिष्टाचार या सदाचार, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। ये दोनों शब्द ऐसे हैं विच आर फ्लूइड, बिल्कुल ऐसी प्रकृति है कि इसको बिल्कुल परिभाषा में बांधना मुश्किल है। ये तो जरा कहना ठीक नहीं है कि असंभव है, लेकिन इसको परिभाषित करना इसलिए मुश्किल है कि अ थिंग विच इज मॉरलिटी फॉर मी इट मे नॉट बी मॉरलिटी फॉर अदर्स, अ थिंग विच इज इमोरल फॉर अदर पर्सन मे नॉट बी इमोरल फॉर अदर वन पर्सन। एंड मोरेओवर एक ही सोसाइटी में, एक ही जगह रहने वाले लोगों के बीच में, एक ही लोगों के बीच में ये फर्क हो सकता है कि एक व्यक्ति कुछ कहता हो, दूसरा व्यक्ति कुछ कहता हो उसके बारे में, तो ये अंतर हो सकता है। तो इसलिए मॉरलिटी और इसके बारे में हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मॉरलिटी सभी के लिए एक जैसी है, तो उस मामले में जरूर सर्व स्वीकार्य हो जाता है। अदरवाइज इसको लेकर के पूरे दुनिया में इसको लेकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। There was a time when Lady Chatterley's Lover was banned in ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक बुक है लेडी चैटरलीज लवर जिसको बैन कर दिया गया। आज की तारीख में वो तो कुछ भी नहीं है, उस जैसी पुस्तकें तो मतलब बैन होने की सीमा में आती ही नहीं है। तो इसलिए ये कुछ निश्चित नहीं है इसके बारे में। अगला है जिसके बारे में बंदिश लग सकती है और जो कि हमारे यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत लागू होती है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। दो हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा मैं विशद चर्चा करना चाहूंगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लेकर के पूरे दुनिया में अभी जो कानून है वो डेवलपमेंट के स्टेज पर है और विशेषकर हमारे देश में डेवलपमेंट के स्टेज पर है। जैसे अमेरिका में दे आर हैविंग नो लॉ लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सॉरी ब्रिटेन में बेशक है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर जो दंडित किए जाने की परंपरा है वो काफी कम हो गई। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी there are so many instances which may be treated strictly, which may be treated to be under coverable under contempt of court, लेकिन है वो contempt of court के फिर भी उसमें काफी कुछ लिबरल इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो उस पर मैं आ रहा हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दो तरह का, एक तो हम जानबूझ करके यदि ऐसा कोई समाचार प्रसारित करते हैं जो कि अदालत की प्रतिष्ठा को नीचे लाता है, डाउनग्रेड करता है,
तो वो न्यायालय अवमानना की श्रेणी में आता है। यहाँ पर एक खास बात यह है, कई बार हमारे मित्र पूछते हैं और स्वाभाविक प्रश्न ये है कि वेदर ट्रुथ इज अ डिफेंस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द आंसर इज ट्रूथ इज नॉट अ डिफेंस इन अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रूथ इज नॉट अ डिफेंस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर हमारा कोई भी प्रसारण, यदि हमारी कोई भी स्टोरी, उसकी प्रकृति ऐसी है विच इज हैविंग टेंडेंसी टू स्कैंडलाइज, या जिससे कि कोर्ट की प्रतिष्ठा में, न्यायालय की प्रतिष्ठा में क्षति होती, को प्रभावित होती है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आएगा। इससे जुड़ा हुआ एक और है जिस पर कि अभी बहस की जरूरत है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले 10-20 वर्षों में काफी कुछ सेटल हो जाएगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, अच्छा हाँ, इसको और क्लैरिफाई कर दूं मैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 लेवल्स पे होता है। एक तो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, दे आर हैविंग दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो वो खुद ही कंटेम्प्ट क्या है इसको डिफाइन करने का अधिकार उनके पास है, डिफिनेशन भी देने का, और किस व्यक्ति ने कंटेम्प्ट किया है उसको दंडित करने का अधिकार, दोनों उनके पास है। दूसरा एक कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के नाम से। तो इन दोनों के एक साथ मिला के मैं चर्चा करता हूं आपसे कि ऐसा कोई कार्य जो कि न्यायालय के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंतर्गत है साथ में, कि जो न्यायालय के कार्य में दखलंदाजी करने जैसा हो। जैसे आजकल हम लोग कई बार कहते हैं ना कि ये तो मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो मीडिया ट्रायल, आप सभी जो भी सुधी लोग हैं उसको लेकर के जरूर चिंतित होते हैं कई बार। इसका नुकसान ये होता है कि हम किन्हीं कारणों से, जो भी हमारी कंपल्सन्स हो, चैनल की जो भी कंपल्सन हो, लेकिन कानून के विद्यार्थी के रूप में, संविधान के विद्यार्थी के रूप में मैं ये महसूस करता हूँ कि इट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। हो सकता है कि एक आध मामले में वे सब मामले उजागर हो जाते हों जो कि अदरवाइज नहीं होते हों, लेकिन अधिकतर मामले में कई बार हम इतना काफी उसको खींच देते हैं कि जो दूसरा पक्ष है उसका वर्जन नहीं आ पाता, उसका अपना अपना वो क्या कहना चाहता है वो नहीं आ पाता। और अगर वो सब हमारे चैनल के लिए या हमारे लिए वो ऐसा कुछ है जिससे कि हमारा लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है, तो हम कई बार उस पर इतना काफी केंद्रित हो जाते हैं कि वो टेक्निकली दैट इज कवरेबल अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और सामाजिक रूप से भी वो उसके अंतर्गत कवरेबल है। लेकिन एक अच्छी बात जो हुई है, और वो अच्छी बात इस सेंस में कि उससे कम से कम जो मीडिया पर्सनल हैं, जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर उतनी बंदिश नहीं लग पा रही है। वो ये कि अदालतों ने इस पर लिबरल रुख अपनाना शुरू कर दिया है। दे आर नॉट टेकिंग नोटिस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, और उस मामले में वो लोग काफी लिबरल हैं। और दूसरा एक और डेवलपमेंट हुआ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में, अगर जैसे सदन जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज है, उस मामले में भी अगर किसी अखबार वाले को, किसी मीडिया कर्मी को गिरफ्तारी का आदेश अगर सदन देती है, तो उस मामले में भी उनको स्टे देने के मामले में भी बहुत बढ़ चढ़ करके कोर्ट्स की भूमिका बड़ी अच्छी रही है। लेकिन जो स्थिति है आज की तारीख में वो ये कि तकनीकी तौर पर मीडिया ट्रायल, जिसमें कि हम अदालत का काम खुद कर रहे हों, जिसमें कि हम तथ्यों को खुद एकत्रित कर रहे हों, उस मामले में वो निश्चित रूप से टेक्निकली that is coverable under, that may be coverable under contempt of court। और थोड़ी सी वहां पर हमें लगता है कि अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता हम लोगों को रहती है। अगली बात इसी से जुड़ी हुई है, जो कि यद्यपि स्ट्रिक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, लेकिन कई कानूनों में ये व्यवस्था है कि हम कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रसारित नहीं कर सकते, प्रकाशित नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यह व्यवस्था है कि जो जुवेनाइल है उसकी पहचान को हम उजागर नहीं करेंगे। इट इज पनिशेबल, इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ताल्लुक नहीं है, ये कानूनी अपराध है, ये विधिक अपराध है, और जिसमें ये व्यवस्था। उसी तरह से जो रेप विक्टिम है, हाँ, अपने किसी भी आचरण द्वारा, किसी भी कार्य के द्वारा दिखा करके, या किसी भी रूप में, या तो उसके चेहरों को दिखा करके, या उसके नाम को उजागर करके, किसी प्रकार से ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि विक्टिम का नाम उजागर हो। केवल इसलिए हम आप महसूस कर सकते हैं इस बात को कि वो इसलिए है ताकि जो विक्टिम है उसके हित की रक्षा की जा सके, ताकि
उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। और इस मामले में एक ये स्थिति ऐसी है जिसमें कि सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है, और बाई एंड लार्ज लोगों ने काफी कुछ इस मामले में अपने आप को बेहतर कर लिया हुआ है। अगला है एक और अंतिम हिस्सा जो छठा है, वो इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। हम सभी इस बात पे सहमत होंगे, किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इतना अधिकार नहीं मिल सकता कि वो किसी अपराध को उकसाने जैसी स्थिति में आ जाए, वो ऐसा कुछ करे जिससे कि किसी अपराध को उकसाया जा सके। तो उस मामले में अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं जिससे कि किसी वर्ग को, चाहे चाहे जितनी सच बात हम कहते हो सकता है कि जो हमारे द्वारा कही गई बात हो वो बिल्कुल सच हो, लेकिन फिर भी यदि उसकी प्रकृति ऐसी है जिससे कि अपराध का उद्दीपन मतलब इंसाइटमेंट होता है, तो वो कवरेबल है इसके अंतर्गत, और वो पनिशेबल भी है, दैट इज एन ऑफेंस आल्सो। और वो वहां पर हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है उस मामले में। अब अगला जो प्रश्न उठता है वो ये कि इस मामले में किसके पास अधिकार है। जो ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19(1)(a) में जो आजादी दी गई है, टू whom it is available. It is very clear that it is available to Indian citizens. I repeat, there are certain fundamental rights which are available to persons. Persons meaning even non-citizens are also entitled to have that fundamental right. For example, right to personal liberty under Article 21. Every person, जो व्यक्ति इस धरती पर पैर रखता है, हिंदुस्तान की धरती पर, he has personal liberty, right of freedom of personal liberty under Article 21 of the Constitution, or right of religion, yes, under Article 25. Every person, ठीक है, वहाँ भी person शब्द का इस्तेमाल हुआ। So there are certain fundamental rights. There are article no person, yes, Article 14 also. Article 14 also is available to every person, but there are certain fundamental rights which are available only to citizenry, only to citizens. It is also one of that kind of fundamental right. Article 19(1)(a) is available only to citizens. अब वो प्रश्न ये उठता है कि सिटीजन, अगर मान लीजिए मैंने कोई कंपनी बना ली, कारपोरेट संस्था बना ली, तो कंपनी इज अ पर्सन, उसमें काम करने वाले इंडियन सिटीजन्स हो सकते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि उन्हें वो फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के मामले में बहुत साफ तौर पर ये कह दिया कि भाई ठीक है, वहां पर भी जो लोग काम करते हैं, those who are shareholders or those who are working there, they are also Indian citizens and they are not denuded from their rights of citizenry, और इसलिए उनको भी वो अधिकार हासिल है। अगर उन्होंने कारपोरेट, अगर उन्होंने कंपनी बना ली है, तब भी इंडिविजुअल के रूप में उनके पास अधिकार है, और इसलिए इंडिविजुअल के पास में जो उनको अधिकार मिला हुआ है वो उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से उनके पास। बट सर, जो हमारे एनिमी देश हैं उनको तो नहीं है ना वो राइट्स। फॉर एग्जांपल rights which are available to like non-citizens also. इसमें आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सबको दी जाती है, बट सर एनिमी नेशंस को नहीं देगी ना। लेट मी क्लैरिफाई इट। ये बहुत अच्छी बात जो कि मेरे जहन में अब तक नहीं आया, मैं चर्चा कर लेता हूँ। क्योंकि मैं संविधान का विद्यार्थी, जो शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है वो पर्सन शब्द इस्तेमाल किया गया है। आर्टिकल 20, जब तक वो पर्सन परिभाषा को पूरी करते हैं, चाहे वो एनिमी हो, एनिमी को केवल आर्टिकल 20, मैं क्लैरिफाई कर लूं, आर्टिकल 22 में जो एनिमी डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं उन लोगों के लिए कुछ अधिकार लेकिन जो बाकी अधिकार, जो जब तक कि उसमें एनिमी होने को अपवाद के रूप में नहीं जोड़ा जाता, तब तक दे हैव गॉट एवरी राइट, इवन इफ दे हैव डिक्लेयर्ड, इवन इफ दे आर डिक्लेयर्ड एनिमीज, येट कम से कम आर्टिकल 21 में उनको अधिकार हासिल है। लेकिन उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि जो शब्दावली है आर्टिकल 21 में पढ़ देता हूँ, उसमें एक स्कोप है आपके लिए, मतलब देश के लिए, आपके लिए मतलब देश के लिए। उसमें लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो अंत में जो शब्द लिखा गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो लॉ शब्द है कानून बना करके उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं। फॉर
फॉर दोज हु आर डिक्लेयर्ड एनिमीज, उनके जो राइट्स, जो कि कानून बना करके, बगैर कानून बना करके तो उस पर बंदिश लग सकती है, तो वो कानून बनाकर, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता तब तक एनिमी हैं, तब भी उनके पास अधिकार है. If you are having separate law for those who are declared enemies, then certainly that is coverable. That is an exception under Article 21 of the Constitution. Otherwise not. अगर कानून नहीं है तो नहीं. तो हाँ, आगे इस पर और कुछ अगर मैं और क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं. ये मैंने नहीं सर, मैं लास्ट में, एक मेरा गंभीर सवाल है, बट मैं लास्ट में पूछूंगा, क्लास डाइवर्ट हो जाएगी. मैं क्लास की बिल्कुल लास्ट में पूछूंगा. जी ठीक है, अभी हमारे पास समय तो है, मैं समझता हूँ. ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब कई बार ये प्रश्न उठता है कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसमें और जो फ्रीडम ऑफ वो कमर्शियल फ्रीडम है, दीज आर सो इंटरमिंगल्ड. फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, दीज टू आर सो इंटरमिंगल्ड. से फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई चैनल चलाता हूँ, मीडिया चैनल है या अखबार है, मैं चलाता हूँ, तो बगैर आर्थिक सपोर्ट के मेरा चैनल नहीं चल सकता. नाउ द क्वेश्चन इज, और कई बार ये गंभीर प्रश्न है कोर्ट के सामने, और कोशिश की है कोर्ट ने कि दोनों के बीच में बैलेंस स्थापित करें, और इट इज आल्सो अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. मुमकिन है कि 10-15 साल में, 20 साल में कुछ चीजें और साफ हो जाए, लेकिन अभी वो चीजें तमाम अभी डेवलपमेंट के स्टेज पर है. वो ये कोर्ट ने कुछ मामलों में तो ये कहा कि नहीं, अगर इट इज basically it is coverable under freedom of speech and expression, then benefit of that fundamental right will be given. लेकिन अगर उसका, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस्टेब्लिश करना है, चैनल के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, बेशक वो चैनल के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए है, लेकिन उसके स्टेप, या प्रिंटिंग प्रेस हमें इस्टेब्लिश करना है कोई अखबार निकालने के लिए, तो ये हमारी गतिविधि ऐसी है, कोर्ट ने इतना कोशिश किया कि ये हमारी गतिविधि ऐसी है जो इंडस्ट्री लगाने की जो शर्तें हैं उससे शासित होगी. एंड वंस वी एस्टैब्लिश आवर press, once we establish our basic ability, our basic amenity या basic infrastructure, उसके बाद ये अधिकार मिलना शुरू होगा. ये थोड़ा सा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसके बीच में डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल होता है. इन दैट केस जो ये न्याय की का तराजू है, इट इज फॉर्चुनेटली टिल्टेड इन फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. टू आवर इट इज मतलब गुड फॉर अस कि हमारे यहाँ मतलब ये ठीक है, उस दिशा में ये टिल्ट हुई है, और मैं समझता हूँ कि इट शुड बी कंटिन्यूड अनलेस एंड अनटिल समथिंग सीरियस अदरवाइज हैपेंस. तो ये इससे जुड़ा कई बार टैक्स को लेकर के होता है कि कुछ जगहों पर टैक्स लगाया गया और टैक्स को लेकर के ये कहा गया कि भाई टैक्स अगर इतना ज्यादा आप आरोप, अच्छा लेवी, हालांकि वो अखबार न्यूज प्रिंट से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन वो प्रकारांतर से ऐसा ही कोई मामला हो तो टेलीविजन के लिए भी हो सकता है. तो उसमें हुआ ये कि न्यूज प्रिंट की कमी थी, और हो सकता है कि उस समय की सरकार को ऐसा लग रहा हो कि जो बड़े बड़े अखबार हैं, मतलब एक वजह ये होती है, व्यवहारिक तौर पर वजह होती है, यद्यपि वो हमारे विषय वस्तु नहीं है संविधान के विद्यार्थी के रूप में, लेकिन फिर भी तो उन्होंने क्या किया कि न्यूज प्रिंट उस समय सरकार ही अलाट करती थी हर अखबार वाले को. उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि भाई ऐसा है कि हम न्यूज प्रिंट का कोटा तैयार करेंगे कि आपको पेज नंबर या तो कम करना होगा या उसमें आपको एडवर्टीजमेंट कम करना होगा. तो इस तरीके का प्रोपोर्शन उन्होंने तैयार कर दिया. उसके पीछे दिखाने के लिए तो वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो आपके बड़े अखबार हैं ये छोटे अखबारों को नहीं पनपने दे रहे हैं, और उनका ये कहना था, सरकार का ये कहना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट ओनली. यू आर टॉकिंग अबाउट संकल पेपर्स वाला केस या एग्जैक्टली साकल प्रेस वाला ही केस है. तो इस केस में उन्होंने ये कहा कि भाई, तो कोर्ट ने फॉर्चुनेटली कोर्ट यहाँ के नए इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगाएंगे, और न्यूज प्रिंट का बहाना बना करके आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके माध्यम से कि प्रेस की आज़ादी के ऊपर प्रतिबंध लगता हो. तो फॉर्चुनेटली जो रिकॉर्ड रहा है जुडिशियरी का, वो अब तक बहुत अच्छा रहा है इस मामले में कहते हैं. लेकिन हाँ, जहाँ पर क्लियर कट केस हो, जहां पर बीच में कहीं पर स्कोप है, ग्रे एरिया है, वहां पर इट विल सर्टेनली बी टिल्टेड इन फेवर ऑफ
press. But if there is clear-cut case of tax evasion, then certainly it is difficult to say. But it is also जो burden of proof है, it will always be upon state to prove that such type of tax theft is being committed or something is being done. तो क्योंकि burden of proof shift हो जाता है स्टेट के ऊपर, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी सुविधा रहती है और प्रेस के लिए ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। हम एक संविधान में और बाकी भी इसमें डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में रहने वाले व्यक्ति के रूप में अच्छा भी लगता है हम जैसे लोगों। नेक्स्ट है कि वेदर प्री सेंसरशिप इज परमिसिबल और नॉट, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ एक जो सोशल मीडिया का चैलेंज नया सामने खड़ा हुआ है, हल्का फुल्का अगर समय होगा तो हम लोग चर्चा करेंगे उसके ऊपर, अदरवाइज उसको स्किप करेंगे। तो जो एक पहलू है जिसके बारे में अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है प्री सेंसरशिप, वेदर प्री सेंसरशिप इज permissible. The consistent opinion of Supreme Court has been that no pre-censorship is permissible. No pre-censorship. Right from 1950 till now, अब तो खैर किसी की हिम्मत नहीं प्री सेंसरशिप करने, कोई सरकार। देखिए जो संविधान है, एक अच्छी बात, खूबसूरत बात जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की, कि इट इज नॉट सिंपली अ लॉ, वो या ये केवल it is not simply meant for to protect us, बल्कि ये हमें एजुकेट भी करता है। it is meant to educate us. सरकारें इसके माध्यम से एक सबक भी लेती हैं कि हमें ये हमारी बॉर्डर लाइन है, हमें भी सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना है। और तो उन लोगों ने भी इस मामले में मिस एडवेंचर करना काफी कम कर दिया। स्टेट अब मिस एडवेंचर नहीं कर रहा है इस तरीके का, या करेगा तो मुझे लगता है कि वो सफल नहीं होने जा रहा है। तो ये प्री सेंसरशिप नहीं संभव है। हाँ, एक मामले में जरूर हम जैसे तमाम लोगों को चीज अच्छी नहीं लगी, डिसएग्रीमेंट, एक वो ख्वाजा अहमद अब्बास का एक केस है जिसमें कि उन्होंने चुनौती दी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंसरशिप बोर्ड है हमारे यहाँ फिल्मों वगैरह के लिए, तो पहले हम सेंसर प्री सेंसर होता है, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि उसको दिखाया जा सकता है। उस मामले को चुनौती दी, उन्होंने कहा कि सिंस प्री सेंसरशिप इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इवन इन केस ऑफ ये फिल्म आल्सो देयर शुड नॉट बी प्री सेंसरशिप, एज यू आर डूइंग प्री सेंसरशिप इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज वायलेटिव आवर फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस मामले में पता नहीं क्या बात थी। कई बार जो हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करते हैं जजेस के सोच के बारे में, अनफॉर्चुनेटली कंजर्वेटिव जज साहबान थे उस समय, और उन्होंने कहा कि नहीं ये सेलुलॉइड सिस्टम जो बेशक यू पीपल आर, एवरी सिटीजन इज हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट दिस मीडियम इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिंट मीडियम। उस समय अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास नहीं हो रहा था, तो कहा नो, दिस सिस्टम इज different from print medium, or it is having impact on mind and brain and all these things. तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस केस में तो प्री सेंसरशिप इज वैलिड, और अभी भी उसको चूंकि चुनौती नहीं दी गई थी, दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अभी भी फिल्म के मामले में प्री सेंसरशिप हो सकती है, लेकिन बाकी मामले में प्री सेंसरशिप नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो खैर संभव है ही नहीं, उसके ऊपर तो अभी तमाम चीजें अभी डेवलप होनी है, लेकिन बाकी अखबारों के मामले में भी प्री सेंसरशिप संभव नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न उठता है कई बार कि कि व्हाट इज टेरिटोरियल लिमिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। शुरू में सन 50 में एक केस आया जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस लगा देते कि नो सर, यू विल नॉट बी परमिटेड टू गो आउटसाइड ऑफ दिल्ली स्टेट, पंजाब स्टेट, सो ऑन। उसमें दंगे काफी हो रहे थे शुरू में आजादी के बाद, तो उस पर कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रुख अपनाया कि नो, देयर कैन नॉट बी टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रीजन बीइंग दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स freedom of circulation also, and if you are putting restriction on our freedom of circulation, it means you are putting unreasonable restriction on freedom of speech and expression. So in that case also the Supreme Court was very clear. Still the Supreme Courts are very clear that no prohibition, no restriction can be imposed on circulation of any newspaper. अब तो खैर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेब्स के माध्यम से जो हम प्रसारित करते हैं उसके बारे में तो वर्चुअली वास्तव में ये करीब असंभव है। अगली जो बात है वो कि उसकी लिमिट, नागरिक के रूप में हमारी लिमिट क्या है कि वेदर आई एम हैविंग राइट टू कलेक्ट। अच्छा, राइट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर पर्पसेस ऑफ प्रेस इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अनलेस आई एम गिवन राइट टू कलेक्ट न्यूज, अनलेस आई एम हैविंग लिबर्टी टू कलेक्ट न्यूज, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज यूजलेस।
So the individual as a citizen is also having right to collect news for a newspaper and for electronic media equally today. तो और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं you are, since you are citizen, your movement will be restricted and you will not be given passport to visit any other country because you are a citizen, तो कोर्ट ने इसमें मानेगा गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि no, there cannot be territorial restriction and a person cannot be restricted from going abroad if she or he is going to collect news for purposes of exercising his fundamental right of speech and expression. तो ये लाइज वेरी क्लियर एंड मैं समझता नहीं कि इसके ऊपर कोई चुनौती देने की स्थिति में अब डेमोक्रेसी इज मैच्योर इनफ फॉर द लॉ रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मैच्योर इनफ कि अब इस पे कोई व्यक्ति चुनौती देना नहीं चाहता, तो देगा भी नहीं, सब लोग करीब करीब उसको स्वीकार कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 2-3 चीजें आती हैं जिसके ऊपर कि अब हम लोगों को चर्चा करना बहुत जरूरी है, वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट ऑफ प्रिवेसी। कई बार होता यह है कि कुछ लोगों को जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम जो प्रिवेसी है उसमें कई बार परेशानी आती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देयर इज अ न्यूज़पेपर, रियल एक प्रॉब्लम है। देयर इज अ न्यूज़पेपर इन सदर्न इंडिया, शायद तमिलनाडु का है, नक्कीरन के नाम से है, नक्कीरन। देयर वाज क्रिमिनल हु वाज कन्विक्टेड, ऑटो शंकर के नाम से, ही वाज ऑटो ड्राइवर। उसके ऊपर आरोप था कि उसने कई महिलाओं का मर्डर किया, रेप किया, और उसके बाद जब पता लगा तो उन्होंने जब वो गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तारी के बाद ही वाज कन्विक्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स। व्हाइल ही वाज बिहाइंड बार्स, उस समय कहा यह गया कि उन्होंने अपने जो संस्मरण है उसको बुक के रूप में एक लिखा और नक्कीरन प्रेस वाले उसको अखबार वाले उसको प्रकाशित करना चाहते थे अलग अलग चरणों में। उसके बाद जो अब ये प्रश्न ये था कि ये कह रहे थे कि सिंस वी आर हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सो वी हैव गॉट एवरी राइट टू पब्लिश इट। दूसरी ओर ये था कि उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी ऐसे थे, जिसमें उनके जीवनी में ये बात भी आई थी कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ऐसे थे who were having hand in glove, जो उनके साथ हमसाज थे और जो कि अपराध में बाकायदा साथ देते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे और उनकी भी कहीं न कहीं उसमें से उनका इन्वॉल्वमेंट था। उन लोगों ने चुनौती दी कि हमारे राइट ऑफ प्राइवेसी इससे प्रभावित हो रही है। दूसरी बात ये कि जो इंस्पेक्टर जनरल थे इसके जेल्स के, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारे रूल के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इसके मामले में गाइडलाइंस तय की कि भाई राइट, इस तरह की जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसमें नंबर 1, अगर किसी ने आत्मकथा लिखी है और आत्मकथा के प्रकाशन का अधिकार दिया है, आत्मकथा लिखी है और उसने कंसेंट दिया है, बाय हिज कंसेंट, अगर दूसरे ने भी लिखा है तो बाय हिज कंसेंट अगर वो चीज प्रोड्यूस की गई है इन राइटिंग, तो उस मामले में और वो कंसेंट देता है कि वो सब बातें प्रकाशित हों, तो कोई अधिकारी, उसमें कुछ अधिकारी थे, वो लोग कह रहे थे कि हमारी प्राइवेसी प्रभावित हो रही है। कहा कि नो, it is not permissible simply because your right of privacy or something which is related with you is being published and coming in public domain provided. Number 1, proper permission was taken from court. हाँ, उस मामले में आईजी परमिशन नहीं दे रहे थे, कोर्ट ने परमिशन दिया, मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो कोर्ट ने गाइडलाइन तय की कि will be the right to give permission is vested in court. नंबर 1। दूसरा कि कोर्ट परमिशन तभी देगी जब वो आश्वस्त हो लेगी कि वो व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए तैयार है। Unless and until the person concerned is willing to give interview to someone, permission to interview will not be provided to. And number 3, वो प्रकाशन भी उसका तभी होगा जब वो व्यक्ति अपनी कंसेंट देता है। अगर वो बाकी इसके साथ ही साथ बाकी जो नियम है, ऐसा नहीं कि हमें इंटरव्यू लेने का अधिकार है तो मैं कहीं भी जाकर कभी भी जाकर के इंटरव्यू लेने के लिए मैं कहता रहूं, तो उसके लिए अगर जेल अथॉरिटीज कुछ निश्चित समय तय करती हैं, जगह तय करती हैं, तो वहीं पर वो इंटरव्यू लिया जा सकता है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि राइट ऑफ इंटरव्यू ऑफ अ क्रिमिनल बिहाइंड द बार और एनी पर्सन बिहाइंड द बार
is permissible, is coverable under freedom of speech and expression for the region कि ये हम समाज तक इस चीज को लाते हैं और ये भी खबर का हिस्सा है। लेकिन और राइट ऑफ प्रिवेसी के आधार पर उसका राइट ऑफ प्रिवेसी ऑफ द पर्सन हुज नेम इज शोन इन दैट इंटरव्यू, उनके आधार पर, उसके आधार पर इसको पब्लिश करने से नहीं रोका जा सकता। और इस प्रकार से कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया इस मामले में। 2-3 चीजें और, हाँ, एक तो मानहानि छूट गया है। हमें किसी भी स्थिति में अब किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम किसी व्यक्ति को डिफेम करने के लिए, अगर किसी हमारा फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो सर्टेनली अदर पर्सन इज आल्सो हैविंग फ्रीडम ऑफ हिज डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ हिज रेपुटेशन। और यदि हम ऐसा कुछ करते हैं जो किसी दूसरे के को डिफेम करता है, यदि दूसरे के मान हानि करता है, तो निश्चित रूप से उसमें एक्शन कैन बी टेकन और वो हमारी सीमा वहीं स्पीच एंड एक्सप्रेशन की समाप्त होती है। यहाँ पर प्रश्न कई बार उठता, लोग कहते हैं कि इसमें कौन व्यक्ति जिम्मेदार है उसके लिए, वेदर द पर्सन हु हैज कलेक्टेड दैट मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल और द एंटायर न्यूज़पेपर इज रिस्पॉन्सिबल और एंटायर मीडिया हाउस इज रिस्पॉन्सिबल। तो उसमें एक सिंपल नियम है कि उसके प्रकाशन में, डिफेमेशन के बारे में एक बात बड़ी साफ है कि डिफेमेशन तब तक डिफेमेशन नहीं है जब तक कि ये अन्य किसी व्यक्ति की जानकारी में नहीं आता, थर्ड पर्सन के पास नहीं पहुंचता। थर्ड पर्सन के माने ये कि अगर कोई व्यक्ति फोन पे मुझे गाली दे रहा हो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, और कोई नहीं सुन रहा है, तो ये और कोई भी अपराध हो, लेकिन ये डिफेमेशन नहीं है क्योंकि ये तीसरे व्यक्ति के पास नहीं गया है। सर अगर रिकॉर्डिंग हो रही हो तो? हाँ, यस, रिकॉर्डिंग अगर मैंने की है और मैंने प्रकाशित किया है तो फॉल्ट इज माइन, दूसरा व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग की और मैंने अपने बारे में जो गलत शब्दावली है मैंने प्रकाशित किया, तो जो व्यक्ति गाली दे रहा है वो बाकी किसी कहीं पर, चाहे भले ऐसा नहीं कि और जगह दोषी नहीं, और जगह भी दोषी हो सकता है, अनवाय करने में, परेशान करने में, तंग करने में, वो तमाम बातें, लेकिन डिफेमेशन में नहीं होगा। बिकॉज हम उसे, यानी कि जो तथाकथित विक्टिम अपने को मान रहा है, उस व्यक्ति ने उसे प्रसारित किया है। क्लियर है बिल्कुल कानून इस मामले में। हाँ, लेकिन अगर वो प्रसारण होता है चैनल्स पे, बाकी जगहों पर, तो एवरी पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन पब्लिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो उसके लिए जिम्मेदार है और उस मामले में उसकी जिम्मेदारी तय निश्चित रूप से होगी। अगली 1-2-3 बातें मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी पूरा कर लूँ। एक तो है स्ट्रिंग पत्रकारिता और राइट ऑफ प्राइवेसी, इसको लेकर के कुछ क्लियर नहीं है अभी भी। जैसे स्ट्रिंग जो जर्नलिज्म है, ये धीरे धीरे अपना प्रभाव हमारे यहाँ भी बढ़ा रहा है। अमेरिका में तो कम, ब्रिटेन में इन लोगों ने बहुत हद कर दी थी, सॉरी, मतलब एक हद शब्द इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा, उसको कम कर देता हूँ मैं थोड़ा, और पोलाइट कर देता हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कई बार इंडिविजुअल मामले में इंडिविजुअल दुश्मनी के लिए भी स्टिंग पत्रकारिता का इस्तेमाल किया जाने लगा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म। उसमें यद्यपि कोई कानून तो नहीं बना, लेकिन उनके यहाँ एक ब्यूरो है जो कि सरकारी संस्था नहीं है, और एक अच्छी बात है, आई सल्यूट देम फॉर दिस रीजन कि हमारे राष्ट्र, यानी कि हमारे समाज की तुलना में, मैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए जरूर कह रहा हूँ, लेकिन नियत ये है कि हम उनसे सीखें। मैं अपने आप को डिमीन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने समाज को डिमीन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि थोड़ा सा हमारे तुलना में वो थोड़ा सा और वो मैच्योर हो चुके हैं। तो हो सकता है 5-6 साल में हम उतना और आगे मैच्योर हो जाएं। तो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया जिसका कि वो, अच्छा, इसलिए एक बात और है उनके यहाँ कि उनके यहाँ जो लिखित नहीं है उसका पालन भी वो लिखित से ज्यादा रिलीजियसली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्वेंशन संविधान में, तो जो कन्वेंशंस हैं, यद्यपि those are not codified, those are not written in any book, law book, yet those are complied with religiously as if those provisions are written in the constitution or in the statute book. उनकी परंपरा है, तो सोच भी थोड़ी सी उस मामले में हमसे अलग है। हमारे यहाँ चूंकि लिखित है तो थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है। तो अब आता हूँ मूल बात पे।
उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि स्टिंग जर्नलिज्म इज परमिसिबल ओनली व्हेन टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, वो हमें भी स्वीकार करने की जरूरत है। हमें भी इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मीडिया आल्सो। क्योंकि मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूं कि मीडिया का जो मुकाम है, वो मुकाम इसलिए हासिल किया है हमने कि माखनलाल चतुर्वेदी जैसे या उनके पहले के लोग आजादी के आंदोलन में तमाम लोगों ने जेल जाकर के भी शिद्दत से इस अधिकार को बचाए रखने की कोशिश की। कई मामलों में जो ये परिश्रम करने वाले तमाम जो काम करने वाले लोग हैं, तो वी एंजॉय momentum of history also, momentum of historical goodness also, momentum of historical तप also। तो और हम 1 मिलीमीटर अगर इस प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक बैलेंस रखना होगा। तो अब मूल बात पे आते हैं जो कि उन्होंने किया है, और वो ये है, 2 शर्तें ये पूरी होनी है। नंबर 1, it should always be in public interest. We shall have to prove that public interest is going to be protected by this sting operation. Number 1. 2, no private benefit was taken by the person who has done sting operation. Two conditions must be fulfilled. कि जो स्टिंग ऑपरेशन करने वाला है उसने कोई पर्सनल गेन नहीं किया उसके माध्यम से। वो गेन किसी रूप में हो सकता है, लौकिक रूप में या किसी रूप मटेरियल फॉर्म में या भयादोहन के किसी रूप, एक्सटॉर्शन के रूप में। तो आई हैव नॉट टेकन बेनिफिट आउट ऑफ दैट स्टिंग ऑपरेशन 1 and 2। ये भी दोनों शर्तें पूरी होना जरूरी है कि पब्लिक इंटरेस्ट वाज सर्व्ड बाय दैट स्टिंग ऑपरेशन। इफ दीज 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, देन स्टिंग ऑपरेशन इज ट्रीटेड टू बी गुड वन, अदरवाइज it is treated to be not good one. Yet it is not punishable. Let us keep it into mind that even in Britain it is yet not punishable, but it is not treated to be good one. हाँ, ये बात अलग है कि वो इसका बहुत सावधानी से पालन करते हैं। तो ये स्टिंग ऑपरेशन के मामले में उन्होंने ये कर दिया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले में एक और जो चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे, मैं उसको क्योंकि करीब करीब पूरा हो रहा है तो मैं वहीं पर इसी को करके थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि जो यस बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसको पूरा कर लूँ, बस गिव मी 1 minute मोर। देयर इज 2006 से करीब करीब मैं जो रिकॉल कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि हमारे यहाँ भी कोशिश हो रही है कि देयर शुड बी रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अच्छा, वो इसलिए कि जाति तौर पर मैं व्यक्तिगत रूप से एक नागरिक के तौर पर भी, कानून के विद्यार्थी के तौर पर ये महसूस करता हूँ कि इफ वी आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ स्टैट्यूट, ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी शैल आल्सो adhere to फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा संभव नहीं है कि हम लाभ तो लेंगे, और कई बार चर्चा होती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है, मेरी विनम्र सहमति है सुप्रीम कोर्ट से भी, कि भाई ठीक है हम अपना सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट लाएंगे। 2006 में एक अटेम्प्ट हुआ इसके। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बाकी सभी जगहों पर रेगुलेशन, विभिन्न ब्रिटेन में काफी अच्छा काम हुआ है, और उससे काफी, इससे मीडिया की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। कम से कम वो जो मिस एडवेंचर करने वाले लोग हैं, जिससे कि मीडिया की प्रतिष्ठा कई बार, क्योंकि ये जो लोग हैं आखिर हमारे अल्टीमेट बेनिफिशियरी कह लें, हमारे जो क्लाइंट हैं वो तो लोग हैं। और डेमोक्रेसी की एक बड़ी खूबसूरत बात है, पिछले 200-250 साल में जो मैंने एक बात पाई डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी देर में मैच्योर होती है लेकिन गलती करने वालों को हाशिए पर डाल देती है। जितने भी अतिरेकी लोग हुए, इवन इन आवर, बाकी जगहों पर, बाकी ममालिक में हुआ, ब्रिटेन में, इट हैपेंड इन ब्रिटेन, इट हैपेंड इन अमेरिका, इट हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया, इट हैपेंड इन कनाडा, इट इज हैपनिंग इन कनाडा। हमारे यहाँ भी बहुत कुछ हुआ है। अगर कभी जरूरत पड़ी हम लोग चर्चा करेंगे, फिर कभी मौका होगा तो यहाँ पर भी यदि हम कई बार ऐसा आचरण करेंगे जो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है, यकीन माने हमारी प्रतिष्ठा उन लोगों की निगाह में कम हो जाएगी जो हमारी बात को लक्ष्मण की लकीर मानते हैं।
तो इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अस आल्सो कि वो कम से कम हम एक कोड ऑफ कंडक्ट जरूर बनाएं कि ऐसा कोई काम, जैसे मान लीजिए ऊपर से अगर पैराट्रूपर्स उतारे जा रहे हैं तो लाइव टेलीकास्ट हम नहीं करेंगे, लाइक समथिंग लाइक दैट। तो इन सब मामलों में तो इसके ऊपर अभी चर्चा हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इक्वली मीडिया की ओर से भी जो सुधी लोग हैं वो लोग आगे आएंगे। और बाकी क्योंकि ये जान लीजिए ये मैं महसूस करता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज की तारीख में इतना ताकतवर है कि किसी भी सरकार के वश की बात नहीं। ये बिल्कुल में क्लासरूम है, ये बिल्कुल बाहर का नहीं, बिल्कुल क्लासरूम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी सरकार के वश की बात नहीं है कि वो अपनी ओर से कानून ला करके उसको लागू कर सके। जो लोग बहुत कठोरता से लागू करने वाले माने जाते हैं उनकी सरकारों को भी वापस लाना पड़ा। कम से कम 4-5 कोशिश हो चुकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहल हमें ही करने की आवश्यकता है और उन तमाम जगहों पर जहां पर संस्थाएं बेहतर हुई हैं, इदारे अच्छे हुए हैं, विशेषकर जमहूरी इदारे जहां पर मजबूत हुए हैं, वहां पर पहल अंदर से हुई है। तो जितनी जल्दी पहल अंदर से हो जाए इस तरीके की कोई नहीं, कुछ तो अगर मान लीजिए कानून का जामा हम नहीं पहनाएं तो सब लोग मिल करके एक ऐसा जरूर कोड ऑफ कंडक्ट, अभी लूजली है कुछ जगहों पर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है ताकि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और बेहतर, अब से भी बेहतर प्रतिष्ठा मिल सके। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा समय मैंने केवल 4 मिनट ज्यादा लिया है और हम लोग प्रॉब्लम सर। अगर क्षितिज कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, अंत में मैं सर के लिए धन्यवाद बोलूंगा 2 पंक्तियां आप जी। अच्छा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू और काफी सारे टॉपिक्स कवर करे, but I would like to say we have one of the best constitution in the world, no doubt, but also every other thing, it is also bound for criticism. One criticism which I वो काफी लोगों ने बोला है वो है कि आपने मूलभूत अधिकार की बात की, आर्टिकल 19 की बात की, इसमें उसको फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव राइट्स भी बोला जाता है, जहां स्टेट हमारे हाथ में लड्डू एक देता है और उसको दूसरे हाथ से ले भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 है तो सर 19 पार्ट 2 है, अगर आर्टिकल 2021 है तो सर इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। स्टेट कहता है कि राइट टू रिलीजन है, लेकिन जो टेम्पल्स हैं वो एग्जीक्यूटिव की कंट्रोल में है। जहाँ पे एक राइट टू प्रॉपर्टी था सर उसको तो डिलीट करके लीगल राइट बना दिया गया था। ऑल्सो सर ऐसा इसको एक लॉयर्स पैराडाइज बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था काफी सब वकील लोग थे, पढ़े लिखे थे उस टाइम पे। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जिस आधार पे लोग चुने गए थे सर, वो किसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं चुने गए थे, वो एक 20-25% लोगों को ही अधिकार मिलता था जो पढ़े लिखे होते थे, उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भेजा था। तो सर उन्होंने इतनी लिटिगेशन डाल दी संविधान में कि हर चीज में हमको कोर्ट जाना है, तो काम फायदा तो वकील का ही हो रहा है ना सर। अच्छा, आपके पास कितना समय है? 5-10 मिनट समय है क्या सर? आप ले सकते हो, हमारा ब्रेक है, ले सकते हैं सर, ब्रेक घंटे का ब्रेक। बिल्कुल सर। अच्छा, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट जरूर। बस केवल कोशिश करूंगा जल्दी। वैसे ये इतनी अच्छी बात आपने इतनी अच्छी बात की है कि आई विश टू डिस्कस इट फॉर एन आवर आर सो, लेकिन फिर भी मैं जल्दी कोशिश करता हूँ। नंबर 1 मेरे मित्र, पहली रिक्वायरमेंट है, फोरमोस्ट है कि एवरी डॉक्यूमेंट इज सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, सब्जेक्ट टू रिव्यू। और हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक रिव्यू न करें हम किसी दस्तावेज का। नंबर 1। दूसरी बात, तो रिव्यू तो हर दस्तावेज का, और जो भी जिंदा कौम होगी, जो भी जिंदा दस्तावेज होगा, उसमें निश्चित रूप से रिव्यू होता रहना चाहिए। और नंबर 1। दूसरी बात एक और भी है कि एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को बाध्य करने का अधिकार नहीं हासिल है, लेकिन दूसरी पीढ़ी उसमें संशोधन क्या करेगी या कैसे वो जीना चाहती है, हर पीढ़ी को उसमें संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में बाकायदा अधिकार दिया हुआ है। वी हैव गॉट एवरी राइट टू अमेंड इट वेरेवर देयर इज नेसेसिटी। नंबर 1। तो निश्चित रूप से रिव्यू। दूसरी बात जो अभी चर्चा हुई, लायर्स पैराडाइज, मेरे मित्र, अगर इतना लेंथी और इतना साफ नहीं लिखा गया होता तो मेरी विनम्र सम्मति में हमारे यहाँ मुकदमे अब की तुलना में हजारों गुना ज्यादा होते। मैं एग्जांपल दे रहा हूं,
कम से कम आपके संविधान में ये लिख दिया, हमारे संविधान में, बिल्कुल डिफेंड नहीं करने की स्थिति मूड में हूँ, लेकिन मैं जो एक पहलू है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ अगर आपने 6 ग्राउंड्स लिख दिए कि भाई दीज विल बी द ग्राउंड्स ऑन विच रिस्ट्रिक्शंस कैन बी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, हमारे यहाँ लिख दिया गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छा छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं। अमेरिका ने न लिखने की वजह, चूंकि उस समय वो लोग लिख नहीं पा रहे थे, तो न लिखने का नुकसान मैं उठा रहा हूँ कि अमेरिका में बाकायदा सिविल वार झेला है अमेरिका ने। हुआ ये कि 1858 में एक व्यक्ति ड्रेड स्कॉट नाम का एक गुलाम जाता है कोर्ट में उस समय मिसिसिपी समझौता हो गया था, वो जाता है एक, चूंकि उस समय समझौते में ये था कि जो व्यक्ति अपने ऊपर जो ऋण है वो ऋण की अगर भरपाई कर देता है तो भरपाई करने के बाद वो आम नागरिक की तरह हो जाएगा, वो वोट दे सकेगा और पढ़ सकेगा। उसने अपना ऋण उतार दिया, पढ़ने लिखने का उसका बहुत काफी इच्छा रही होगी। वो जाता है कि स्कूल के प्रिंसिपल साहब के यहाँ और कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे एडमिशन दीजिए, और हमें संविधान परमिशन देता है। वो व्यक्ति कहते हैं प्रिंसिपल साहब के, नो, blacks are not meant for education, you how can you be educated, no you are not permitted to get educated, एडमिशन नहीं देते। वो व्यक्ति इतना काफी दृढ़ निश्चय निकला कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। और टू योर सरप्राइज मेरे दोस्त, ये वाकया है उस समय जब हम पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 1858 के आसपास का। ड्रेड स्कॉट बनाम यूएस का केस है। चीफ जस्टिस टेनी व चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका, और चीफ जस्टिस टेनी की अध्यक्षता वाली जो सुप्रीम कोर्ट वो कहती है कि नो ब्लैक्स कैन नॉट बी राइट टू बी एजुकेटेड। और जब वो, अगर ये बात साफ तौर पर लिखी होती संविधान में तो कम से कम इसकी जरूरत न पड़ती। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ वहां पर कि गृह युद्ध छिड़ गया। ब्लैक्स ने ये महसूस किया कि देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ अस, इवन जुडिशियरी इज नॉट रेडी टू टेक केयर ऑफ अस। पूरे अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, जो अब्राहम लिंकन की बलि लेकर 1865 में समाप्त हुआ। मैं यहीं पर रुक नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे मैं केवल एक हिस्से का डेवलपमेंट बता रहा हूं। अमेरिका में, ब्रिटेन में भी ऐसा कुछ हुआ है। जो पूरा एक दृश्य देख रहा हूं 200-250 साल का, जो पूरी दुनिया में विकास हुआ है संविधान का, मैं केवल एक हिस्से पे आ रहा हूं। उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद फिर वो लोग फिर गए, जब सिविल वार खत्म हुआ तो वो लोग गए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं नो वी शुड बी गिवन परमिशन। तो पढ़े लिखे लोग तो सिद्धांत बनाने में माहिर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, सुप्रीम कोर्ट वाज ऑन बैक फुट एट दैट टाइम। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यस यू विल बी गिवन परमिशन टू गेट एडमिशन, बट सेपरेट ट्रीटमेंट विल बी गिवन, सेपरेट बट इक्वल ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू यू। मीनिंग thereby, if there was one university for whites in one state, separate university was established for black in every state. तो कम से कम उन्हें पढ़ने की आजादी तो मिली जरूर, लेकिन वो अलग अलग विश्वविद्यालय होंगे। कुछ दिन के बाद फिर गए वो कोर्ट में, नो separate treatment cannot be equal treatment, reason being that you are not giving the same faculty members, you are not giving the same facilities, you are not giving the same infrastructure, and more so if we are given right, equal right, then why shouldn't we be permitted to be part and parcel of the same class? पर आपको आश्चर्य होगा कि वहां चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार धोखा खा चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है यू विल बी परमिटेड टू सिट इन दैट वेरी क्लास, बट देयर विल बी सेग्रीगेशन। अमेरिका ने वो दौर देखा है जब एक ही क्लास में ब्लैक भी आया, व्हाइट भी आया, दोनों के बीच में बैरिकेटिंग की गई। एक प्रोफेसर पढ़ाता था, एक दरवाजे से आता था, दूसरे दरवाजे से आता था। आप फॉर्चुनेट हैं कि आपको दुर्दिन का सामना नहीं करना पड़ा, सिंपली बिकॉज आवर फोर फादर्स हैव क्लियरली मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग। नॉट ओनली दैट, अभी रुकें, यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। लंबे समय तक ये सेग्रीगेशन चलता रहा, और जो आपने अपने संविधान में 1950 में लिख दिया, 1956 में केस होता है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें कहा जाता है कि इफ वी आर बीइंग गिवन इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन, व्हाई शुड देयर बी सेग्रीगेशन, व्हाई शुड देयर बी बैरिकेडिंग बिटवीन अस। तो बैरिकेडिंग खत्म हुई है जो आपके संविधान निर्माताओं ने अपने परिश्रम से 1950 में अपने संविधान के माध्यम से हासिल कर लिया। और तमाम डिमेरिट्स के बावजूद भी, तमाम डिस्पैरिटीज के बावजूद भी, तमाम उस देश में जहां पर कि दुर्भाग्यवश एक वर्ग दूसरे के साथ बैठ के पानी नहीं पीता रहा हो, उस देश में संविधान, अगर हम इस पिछले करीब 50 से लेकर संविधान 50 से मैं जोड़ रहा हूं, उसे 21 साल इधर और बाकी 30 साल उधर, अगर 50 साल उधर,
तो इतने वर्षों तक अगर हम खूबसूरती से आगे बढ़ पाए तो इस संविधान को जरूर प्रणाम होना चाहिए, सलूट जरूर होना चाहिए। और ये इसी अगर ये बातें नहीं लिखी गई होती, अच्छा एक मैं इसको लाइटर थोड़ा सा, लेकिन हाँ गंभीर बात में एक चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त एक दिक्कत है, वो हमारे साथ है, मैं अपने को उसमें शामिल मानता हूँ इस समाज में, कि मुकदमों की संख्या कई बार इसलिए नहीं बढ़ती कि मुकदमों के दायर करने के पर्याप्त आधार होते हैं। कुछ समाज ऐसे जो होते हैं, मैं कभी ब्लेम नहीं कर रहा कि हमारा समाज वो दुरुपयोग करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जहां जरूरत नहीं है, जहां गैर जरूरी है, वहां पर भी हम जानते हैं। एक बात अच्छी देखी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिया गया अच्छे काम के लिए। वी आर मिसयूजिंग इट लाइक एनीथिंग। इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज फॉल्ट ऑफ वी द सिटीजन्स। तो हमें भी थोड़ा मैच्योर होने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी रिव्यू की हर जगह गुंजाइश है। लेकिन हाँ, उसमें जो कुछ हुआ है अब तक, उसमें मुझे लगता है कि संविधान का दोष कम है। अगर है तो हमें भी, ये संविधान बाकायदा शुरुआत करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ये संविधान केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, नेता के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए नहीं बनाया गया है। हमने भी वादा किया है अपने आप से इस संविधान के माध्यम से, प्रीएम्बल के माध्यम से, कि हम इस राष्ट्र को कैसा बनाएंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इंश्योर करने के लिए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा हम लोग भी 10 कदम आगे बढ़े, और हम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है। ये समाज, जो गरीब समाज, उस समाज में जहां पर कि बस्तर के आदिवासी इलाके का व्यक्ति अभी भी हो सकता है 2 पीढ़ियों तक शिक्षा न पाए, वो नमक खरीदता है तो टैक्स देता है, कपड़ा खरीदता है टैक्स देता है, जिसका इस्तेमाल मेरी पढ़ाई के लिए हुआ है। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ा सा सिटीजनरी को इस मामले में जागरूक करें कि भाई वहां इसके तो एक हिस्सा ये भी है। आपने जो कहा उसके पर सम्मान व्यक्त करते हुए मैंने अपना पक्ष रख दिया, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद सर। सर पीआईएल का आप बता रहे थे सर, वो उसको आजकल पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है। हाँ, मेरे मित्र बेटी अच्छा, दिक्कत क्या है, आपने वो बाबा भारती की, हमारे पीढ़ी ने तो पढ़ी है बाबा भारती का, प्रोफेसर गोविंद सिंह जी जानते होंगे, बाबा भारती कथा हमारे पीढ़ी ने पढ़ी थी। तो उसमें बाबा भारती का घोड़ा धोखा दे, हम लोग भी पढ़े सर। अच्छा, की कहानी है। अच्छा, तो धोखा दे करके वो ले जाता है खड़क सिंह। तो वो जब भागने लगता है तो कहते हैं बाबा भारती कि भाई रुक जाओ। रुकता है, कहता किसी से कहना मत कि तुमने धोखा दे करके मुझसे घोड़ा हथियाया है। तो कहा क्यों? सब उसे आश्चर्य हुआ। कहा आगे से कोई मजलूम विश्वास नहीं करेगा। तो हम भी कई बार अपने अधिकारों को इस सीमा तक स्ट्रेच करते हैं कि अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कोई बुराई है, लेकिन अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि, और अच्छा मजिस्ट्रेट के रूप में मैंने देखा है कि मतलब कई बार तो 7-7 महीने की बच्ची को इम्प्लीकेट किया गया। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर वाज सम lacuna in law. No, it was simply because there is lacuna in our mind. There is problem with us. तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा और बेहतर होने की जरूरत है। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। I enjoyed it a lot. Thank you very much. प्लीज दोबारा क्लास लेना सर हमारी। मैं हर समय क्वेश्चन है। थैंक यू सर। अगर सर जी सर। प्लीज सर आई थिंक नॉट ओनली मी सर, सभी बहुत कृतज्ञ हुए सर आपके लेक्चर से। और सर अगर सर छोटी सी आशा करता हूँ सर, जो आपकी सर किताब के लिए जो बुक का सर गोविंद सर बता रहे थे, इफ यू कैन शेयर द पीडीएफ फाइल ऑफ दैट बुक। Oh yes, I will share it. We will so glad to read that book. नहीं, ये हमें अच्छा लगेगा, और मैं हर समय अवेलेबल, always available, always at disposal. सर मैं मणिराज कुमार सर, अंत में इस शानदार और द्वितीय और महत्वपूर्ण क्लास के लिए आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने कानूनविद, एक शिक्षाविद और एक प्रशासक के रूप में प्राप्त अथाह सागर सदृश अनुभव से हम लोगों को जो मार्गदर्शन दिए, इसके लिए आपको बहुत आभार और शुक्रिया। देश की सर्वोच्च कानून की महत्वपूर्ण बातें, और खासकर जो हमारा आत्मा कह सकते हैं, कानून का जो मौलिक अधिकार है,
आपको भाग 3 संविधान का, उसको आपने जिस तरह से आसानी से हम स्टूडेंट को समझाया, इसके लिए आपको अपने सभी सहपाठी, हमारे आपको रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म पत्रकारिता विभाग और हमारे भारतीय जनसंचार संस्थान की ओर से धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में हम सभी विद्यार्थी भविष्य में भी आपके मार्गदर्शन आकांक्षी हूं। हम साथ ही आपसे मार्गदर्शन का मौका देने, सौभाग्य देने के लिए हमारे जो कोर्स डायरेक्टर हैं गोविंद सिंह सर का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बस एक मिनट लेना चाहूंगा, अभी मुझे याद आ गया, एक बात रह गई, मैं जल्दी से ब्रीफ में जरूर सर। अभी आपने चर्चा किया था कि अवर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं थी, ठीक है। एक मैं एकदम रियल जो स्थिति में चर्चा करना, मेरे दोस्त, कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी संस्थाएं डेमोक्रेटिक तौर तरीके से नहीं चुनी जाती। आई रिपीट, जो किसी नए राज्य का उदय होता है, इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फेनोमेना, एक्स्ट्रा लीगल फेनोमेना। और एक बार वो संविधान जब तैयार करते हैं वे लोग, दो प्रकार से कानून, एक हम if we adhere with that constitution and we have adhered with that constitution for last 80 years or so, so it is evident that that constitution was adopted on our behalf. Thank you very much. Thank you सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर।